नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं लाइव लॉ पर। आज मैं बात करने जा रही हूं बायजूस के लिक्विडेशन यानी दिवालियेपन की चल रही कार्रवाई के बारे में। साल 2011 में स्थापित एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस, जिसके फाउंडर है बायजू रविंद्रन। यह कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई को 158 करोड़ रुपए का भुगतान न करने के कारण दिवालियेपन यानी इंसॉल्वेंसी या परिसमापन यानी लिक्विडेशन का सामना कर रही है। यह एक ऐसी घटनाक्रम है जो इस बात पर सवाल उठाता है कि तमाम वेंडर्स और कस्टमर्स के अलावा टीचर्स सहित एम्प्लॉयज का क्या होगा। चलिए विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। इस मामले की शुरुआत हुई बायजूस का जुलाई 2019 में बीसीसीआई के साथ किया गया टीम स्पॉन्सर अग्रीमेंट से। इस अग्रीमेंट ने बायजूस को क्रिकेट प्रसारण के दौरान इंडियन क्रिकेट टीम को किट पर अपना लोगो छापने और अपने ब्रांड को प्रमोट करने का अधिकार दिया। बदले में बायजूस ने स्पॉन्सरशिप फी का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि बायजूस ने मार्च 2022 तक अपने भुगतान को पूरा किया और जून 2022 में इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी फी सेटल कर दिया। लेकिन बायजूस बाद के सब्सीक्वेंट इनवॉइसेस यानी जो बाकी के पैसे उसे देने थे उसका भुगतान नहीं कर पाया। अग्रीमेंट के अनुसार बायजूस को 158 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देना बाकी था। बायजूस की ओर से 158 करोड़ रुपए का भुगतान न किए जाने के मामले में बीसीसीआई ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में बायजूस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आगे बढ़ते हुए 16 जुलाई 2024 को एनसीएलटी ने दिवालियेपन यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बायजूस की कंपनी है, उसको दिवालियेपन की कार्रवाई के लिए स्वीकार किया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियेपन की प्रक्रिया क्या होती है। इसके अंतर्गत अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर यानी वो व्यक्ति जिसने क्रेडिटर या बैंक से लोन या कोई अमाउंट लिया है वो उसे वापस नहीं कर पाता तो दिवालियेपन की कार्यवाही को एनसीएलटी के समक्ष एप्लीकेशन फाइल करके शुरू किया जा सकता है। इस प्रोसेस के शुरुआत के बाद आमतौर पर दो परिणाम होते हैं, कंपनी को रिवाइव करना यानी पुनर्जीवित करना या कंपनी का लिक्विडेशन या परिसमापन में जाना। चलिए बायजूस के मामले को समझते हैं। एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी दिवालियेपन की कार्रवाई के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख के लिए इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी नियुक्त किया। आईआरपी का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो शॉर्ट टर्म के लिए किसी निर्धारित इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी दिवालियेपन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एनसीएलटी उसे अपॉइंट करता है। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की भूमिका में कंपनी के वित्तीय दायित्व को संबोधित करने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी का भी गठन किया गया। एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स स्थापित हो जाने के बाद कंपनी के ऋणों के लिए समाधान खोजने के लिए समय दिया गया और साथ ही कहा गया कि संभावित रूप से कंपनी के नीलामी प्रक्रिया के तहत बोली लगाई जाएगी, जिसके लिए इंटरेस्टेड पार्टीज को आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रोसेस का लक्ष्य बकाया राशि वसूल कर कंपनी को पुनर्जीवित यानी रिवाइव करना था। और अगर सीओसी खरीदार खोजने में विफल रहती है तो ट्राइब्यूनल बायजूस के लिक्विडेशन यानी परिसमापन का आदेश दे सकती है। इस मामले में आगे बायजूस ने कर्नाटका हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें एनसीएलटी के दिवालियेपन आदेश को तब तक निलंबित करने की मांग की गई जब तक कि एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर लेता। हालांकि इस रिट याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। मामले में आगे बढ़ते हुए बायजूस ने एनसीएलटी में अपील दायर किया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील पर सुनवाई करती है। वर्तमान मामले में एनसीएलटी की चेन्नई बेंच ने अपील के दौरान बायजूस और बीसीसीआई के बीच 158 करोड़ के आपस में सेटलमेंट को मंजूरी दे दी थी। मामले की सुनवाई कर जस्टिस राकेश कुमार जैन ने कहा कि सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इस सेटलमेंट को रिव्यू किया और इसे सही पाया। ट्राइब्यूनल ने बोला कि इस सेटलमेंट का भुगतान बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्र के भाई और कंपनी के मेजर शेयर होल्डर रिजू रविंद्र द्वारा किया जाएगा। इस फैसले से बायजूस को राहत मिल गई, लेकिन ये सेटलमेंट सिर्फ बायजूस और बीसीसीआई के बीच हुआ था। बीसीसीआई की तरह बायजूस के और भी लेनदार यानी क्रेडिटर्स हैं, जिनमें से एक है एक अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी। ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी ने 14 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने की, जिसमें ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी ने बायजूस और बीसीसीआई समझौते का विरोध किया था, जिसमें कोर्ट ने अगले आदेश तक 158 करोड़ रुपए की राशि एक अलग अकाउंट में रखने के लिए यानी एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया। एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसमें दो पार्टीज के बीच के वित्तीय भुगतान तीसरी पार्टी अपने पास रखता है और उसे फैसले के बाद देता है।
इस मामले में सीजीआई ने स्पष्ट किया कि न्यायालय केवल राशि को एस्क्रो अकाउंट में रखने के लिए कह रहा है, न्यायालय में जमा करने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। ग्लास ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यानी दिवालियापन की कार्रवाई के सेटलमेंट और टर्मिनेशन की अनुमति देने के लिए एनसीएलटी रूल्स के रूल 11 के तहत अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके गलती की है। बायजूस की ओर से पेश वकील ने कहा कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन खुद बीसीसीआई ने दायर की है और समझौते के आधार पर इसे बंद करने में कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बीसीसीआई के साथ रिजू रविंद्रन के व्यक्तिगत पैसे से किए गए निपटान के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। इस मामले में खंडपीठ ने पूछा कि जब बायजूस पर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है तो उसने अकेली बीसीसीआई से 150 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों चुकता किया, और पूछा कि एनसीएलटी इस तरह के निपटान को कैसे मंजूरी दे सकती है। अब वर्तमान में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई बंद कर दी गई थी। इस आदेश में बीसीसीआई के साथ करीब 158 करोड़ रुपए के समझौते को स्वीकार किया गया था। कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार बीसीसीआई द्वारा जमा की गई और एस्क्रो अकाउंट में रखी गई 158 करोड़ रुपए की राशि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के एस्क्रो अकाउंट में जमा की जाएगी और उनके द्वारा ही रखी जाएगी। इस मामले में आगे की कार्रवाई अभी जारी है। तो ये थी अब तक की अपडेट बायजूस इंसॉल्वेंसी मैटर पर। इस मामले में आगे क्या अपडेट्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, और ऐसी इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें लाइव लॉ। और साथ ही इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।